मैजिकल क्रिसमस ट्री। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बस दो ही लोग थे, माँ मेरी और बेटी जेसी। मेरी का पति एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता था। अचानक क्रिसमस के दिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। तब से मेरी जेसी की पढ़ाई और घर दोनों संभालती थी। वो क्रिसमस का दिन था। जेसी कहती है, माँ, क्या आज तुम मेरे लिए केक लाओगी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर में ही केक बनाऊंगी। तो फिर ड्रेस? मैं सी दूंगी बेटा। नहीं चाहिए, तुम अपनी साड़ी में से बचाकर सी दोगी। मुझे क्रिसमस सांता क्लॉज का ड्रेस चाहिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समझा करो बेटा। हर बार कुछ ना कुछ कहती रहती हो। कम से कम क्रिसमस ट्री तो खरीद कर दो माँ। ये कहकर मेरी अपनी गुल्लक फोड़ती है और उन चिल्लर पैसों को बाहर निकालती है। उनके घर के बाहर स्टीफन की कब्र थी। उस कब्र पर एक पेड़ आता है। जस्सी उस पेड़ को देखने से पहले ही मेरी उस पेड़ की डाली को तोड़कर दुकान पर जाती है और कहती है, भाई, छोटे छोटे मैजिकल लाइट और थोड़ी चमकी देना। दुकानदार चिल्लर पैसे लेकर लाइट और चंकी उसे देता है। मैरी उन चीजों को लेकर घर के आंगन में उस कब्र के पास बैठकर उस पेड़ की डाली को चमकी लाइट्स लगाकर उसे क्रिसमस मैजिकल ट्री जैसा बनाती है। अरे ये कैसी जिंदगी है। पता नहीं कब हमारी जिंदगी संवरेंगी और कब हमारे कष्ट दूर होंगे। ऐसा सोच ही रही थी कि उस कब्र पर जो पेड़ था उसमें से एक छोटी सी रोशनी मेरी के बनाए हुए मैजिकल क्रिसमस ट्री पर पड़ती है। हे भगवान, जस्सी को ये पेड़ पसंद आ जाए बस, वरना वो सारी रात रोते रोते सो जाएंगी। उसे रोता हुआ मैं नहीं देख सकती। प्लीज भगवान। मेरी ये सोचते ही रहती है कि फिर से उस कब्र के पेड़ पर से हल्की सी रोशनी मेरी के हाथ में जो मेरी का बनाया हुआ मैजिकल क्रिसमस ट्री था उस पर पड़ती है। मेरी अंदर जाते ही जस्सी अपनी माँ के हाथ में क्रिसमस ट्री को देखकर कहती है, वाह माँ, ये ट्री तो बहुत ही सुंदर है। ये कोई मामूली ट्री नहीं है, ये मैजिकल क्रिसमस ट्री है। मैंने खास कर तुम्हारे लिए खरीदा है। माँ, मैंने तुम्हें इस ट्री को बनाते हुए देखा है। सॉरी माँ, अब मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाओ जाओ, जाकर तुम खेलो। ठीक है माँ। यह कहकर जस्सी मैजिकल क्रिसमस ट्री से खेलने लगती है। मेरी खाना बनाने के लिए चावल का डिब्बा खोलती है और उसमें चावल नहीं रहते। अरे चावल को भी आज ही खत्म होना था क्या? मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। काश मेरे पास एक सिलाई की मशीन होती। इनके उनके यहाँ और कब तक काम करूँगी। ऐसा कहकर वो अपना सर पकड़ बैठ जाती है। जेसी ट्री से खेलकर थक जाती है और सो जाती है। मेरी जेसी का सर सहलाते हुए उसे लोरी बोलती है और वो खुद भी सो जाती है। उन दोनों के सोते ही मैजिकल क्रिसमस ट्री में से एक रोशनी चावल के डिब्बे पर पड़ती है और चावल का डिब्बा चावल से भर जाता है। उसके बाद वो रोशनी गुल्लक पर पड़ती है। गुल्लक सारा नोटों से भर जाता है। मेरी जेसी को सुलाने के लिए उसे बिस्तर लगाने के लिए उठती है कि तभी उसकी नज़र चावल के डिब्बे पर पड़ती है। चावल के डिब्बे का ढक्कन खुला था। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। इधर गुल्लक भी पैसों से भरा था। यह सब देखकर मेरी आश्चर्यचकित होती है। यही सही वक्त है। पैसे रहते ही सारी चीजें खरीद लूंगी। मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए हैं। ये पैसे मुझे जीसस ने दिए हैं। थैंक यू जीसस। ये सोचकर मेरी जीसस को शुक्रिया अदा करती है और गुल्लक में से पैसे निकालकर जेसी को नींद से जगाती है। बेटा जस्सी, चलो मैं तुम्हें सांता क्लॉज का ड्रेस दिलाती हूँ। यह कहकर वो अपनी बेटी को बाहर ले जाती है और उसे जो चाहिए वो दिलाती है। केक, साइकिल, ड्रेस, इस तरह जो जैसी मांगती है वो दिलाती है। बेटा अब बस, बाकी की चीजें अगली बार खरीद लेंगे। ठीक है माँ, थैंक यू माँ। शॉपिंग पूरा खत्म होने के बाद मेरे पास 10,000 रुपए बचे हैं।
इन पैसों से इस महीने का एडजस्ट हो सकता है। इधर मेरी और जेसी के बाहर जाते ही मैजिकल क्रिसमस ट्री बड़ा हो जाता है और चमकने लगता है। उनका छोटा घर एक मॉड्यूलर घर में बदल जाता है। उस घर में जेसी जो चाहती थी वो सब थे, टीवी, सोफा, खिलौने और साथ ही साथ मेरी के लिए साड़ियाँ और गहने भी थे। उस घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। मेरी और जेसी के घर आते ही वो उस घर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। माँ, इतना बड़ा घर किसका है? वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और कहती है, भाई, यहाँ मेरा छोटा सा घर था, वो कहाँ गया? और ये किसका घर है? ये घर आप ही का है और मैं आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इतना बड़ा घर कैसे? असल में क्या हुआ? ये कैसा जादू है? ये कहकर वो दोनों अंदर जाते हैं। मेरी और जेसी घर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर मेरी सोने का नाटक करती है। तब मैजिकल क्रिसमस ट्री हवा में उड़ते हुए गुल्लक पर अपनी रोशनी डालता है। फिर गुल्लक पैसों से भर जाता है। मेरी नींद से जागकर मैजिकल क्रिसमस ट्री से पूछती है, कौन हो तुम? मैं स्टीफन हूँ। स्टेफिन, तुम? हाँ, मेरी पिछले क्रिसमस पर मैं काम खत्म करके दफ्तर से घर आ रहा था कि रास्ते में जोरों की आंधी आई और मेरे ऊपर क्रिसमस ट्री टूट पड़ा। तब मैंने उस पेड़ से कहा, मेरे परिवार का मुखिया मैं हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तब उस क्रिसमस ट्री ने कहा कि तुम अपने परिवार के लिए परेशान मत हो, उनके सारे कष्ट तुम ही पूरे करोगे। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी रूह मुझ में ही रहेगी। तुम क्रिसमस ट्री के रूप में तुम्हारे ही घर के आंगन में पैदा होगे और अपने परिवार को संभालोगे। यानी कि आप? तुम्हारे ही साथ हूँ मेरी, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यह एक बात काफी है। उस दिन से मेरी और जेसी मैजिकल क्रिसमस ट्री के अच्छे से देखभाल करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। जिएंट आइसक्रीम। भरतपुर नाम के गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। उसके पिता का नाम किशन और माँ का नाम रामा देवी था। अरे रवि, फ्रिज में मैंने आइसक्रीम रखी थी, तुमने सारी खा ली। एक दिन में कितनी आइसक्रीम खाएगा? तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद खरीद कर मैं थक चुका हूँ। पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेते हो और आइसक्रीम खत्म कर देते हो। एक भी काम ढंग से नहीं करते हो। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। पिताजी, मेरे लिए आज एक और आइसक्रीम खरीद कर लाइए। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें डांटा है, फिर से आइसक्रीम मांग रहे हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? आइसक्रीम का पागलपन छोड़ दो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, लाते हो कि नहीं? आपको आइसक्रीम लाना ही पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगा। जब तक आप आइसक्रीम नहीं लाते मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर रवि रोते हुए जिद करने लगता है। अरे अरे रुको, तुमसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैं आइसक्रीम लाता हूँ। रामा देवी, तुम इसका ये आइसक्रीम का पागलपन छुड़वा दो। इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है रवि, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी है। ठीक है, तो शाम को मेरे घर आते वक्त तुम्हें तुम्हारी किताबों में से मदर टेरेसा का सबक पूरा पढ़कर सुनाना है। ठीक है पिताजी, आपको पूरा सबक पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी होगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी ऑफिस चलता हूं। रवि मदर टेरेसा का पूरा सबक पढ़कर आइसक्रीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन रवि ज्यादा मदर टेरेसा जी का सबक पढ़ने की वजह से मदर टेरेसा जी की जिंदगी, दान धर्म, उनकी मदद करने के सारे गुण रवि को बार बार याद आने लगते हैं। कृष्णा दफ्तर से आता है। क्यों रवि, जो मैंने कहा था क्या तुमने वो किया? जी पिताजी, मुझे वो सबक याद है। मदर टेरेसा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमें भी उनकी तरह अच्छे काम करने होंगे। तुम भी बड़े होकर अच्छे काम करना। ये लो, तुमने आइसक्रीम मांगी थी ना,
ये लो और खाओ। ठीक है, पर आपने जो कहा वो अच्छा नहीं है। अच्छे काम के लिए छोटे बड़े का क्या मतलब? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है मुझे डांटने के सिवा? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर 1000 रुपए दे दूंगा। उससे तुम जो चाहे वो करो, लेकिन आइसक्रीम नहीं खरीदोगे। अगले दिन रवि किशन के दिए हुए 1000 रुपयों में से कुछ फल और कपड़े खरीदता है और उन्हें गरीबों में और साधुओं में बांट देता है। बेटा, ऐसे ही अच्छे काम करते रहना। दीर्घायुष्मान भव। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा पसंदीदा आइसक्रीम चाहिए बस। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। रवि घर वापस आ रहा था कि रास्ते में जंगल के पास एक छोटे से ट्रैक्टर में एक बड़ा सा जिएंट आइसक्रीम दिखाई देता है। रवि उसे देख आश्चर्यचकित होता है। वहां कोई नहीं था, तो रवि खुद उसको चलाते हुए अपने गांव लेकर आता है। इतने बड़े आइसक्रीम को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं। रवि आइसक्रीम को खाते हुए अपने हाथों से लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ता है। इतना सारा आइसक्रीम खाकर रवि आइसक्रीम से मुंह फेर लेता है और वो अपने पिताजी से आइसक्रीम के लिए जिद करना भी छोड़ देता है। ये सब देख कृष्णा आश्चर्यचकित हो जाता है और सारी बात जानकर खुश हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।